आज हम डिटेल में देखेंगे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम, उसके एडवांटेजेस और चैलेंजेस, इसके साथ ही डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। हाय, आई एम नाज़मिन। अब तक हमने रूरल क्रेडिट और रूरल बैंकिंग के बारे में समझा, लेकिन रूरल डेवलपमेंट केवल फाइनेंस और क्रेडिट तक ही लिमिटेड नहीं है। और आज हम इसी वजह से देख लेंगे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। रूरल पीपल सिर्फ फाइनेंस की प्रॉब्लम ही फेस नहीं करते, बल्कि उन्हें अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में सेल करने और अपनी मेहनत का फेयर प्राइस मिलने में भी कई डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। कई बार जो फार्मर्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी की फसल उगाने के बावजूद उसका सही दाम जो है वो नहीं ले पाते हैं। इसलिए केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक एफिशिएंट और वेल ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम भी ज़रूरी है, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का सही प्राइस मिल सके और उनकी इनकम भी बढ़ सके। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। सबसे पहले समझते हैं ये क्या होता है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सभी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पूरी कंट्री में कंज्यूमर्स तक पहुंच सके। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम एक एफिशिएंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू फार्मर्स अपने सरप्लस प्रोड्यूस को फेयर प्राइस पर बेचकर इनकम अर्न कर सकते हैं। इस सिस्टम में फार्म प्रोड्यूस को प्रोड्यूसर से लेकर अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए होने वाली सभी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। इन शॉर्ट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स होती हैं जो बीज को खेत में लगाने से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तैयार होकर के मार्केट में सेल करने तक की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एक फार्मर टोमेटोज उगा रहा है। ठीक है, सबसे पहले वो खेत में सीड सो करेगा। फसल तैयार होने के बाद टोमेटोज़ को कलेक्ट किया जाता है, फिर उनकी ग्रेडिंग की जाती है, यानी अच्छी और ख़राब क्वालिटी अलग की जाती है। इसके बाद पैकेजिंग करके वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। फिर ट्रक्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है और एंड में होलसेलर्स एवं रिटेलर्स के ज़रिए टोमेटोज़ कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं। यानी बीज बोने से लेकर कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचने की पूरी जर्नी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहलाती है। अब इसके चैलेंजेस भी देख लेते हैं जो फार्मर्स फेस करते हैं। चैलेंजेस इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, फर्स्ट है मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। इंडिपेंडेंस से पहले फार्मर्स का अक्सर बड़े ट्रेडर्स के थ्रू एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। जब किसान अपनी प्रोड्यूस बेचने जाते तब कई ट्रेडर्स फॉल्टी वेइंग मशीन्स का इस्तेमाल करते थे, जिससे प्रोड्यूस का वेट कम दिखाया जाता था। इसके अलावा अकाउंट्स में भी मैनिपुलेशन की जाती थी और किसानों को सही हिसाब भी नहीं बताया जाता था। उस समय फार्मर्स के पास मार्केट की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी और न ही दूसरे बायर्स का कोई अच्छा ऑप्शन होता था, इसलिए उन्हें ट्रेडर्स के थ्रू तय की गई प्राइस पर ही अपनी प्रोड्यूस बेचनी पड़ती थी। इस वजह से किसानों को उनकी मेहनत का फेयर प्राइस नहीं मिल पाता था। सेकेंड है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़। स्टोरेज फैसिलिटीज़ की कमी एग्रीकल्चर मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। कई फार्मर के पास वेयर हाउसेज, गोडाउन या कोल्ड स्टोरेज जैसी फैसिलिटीज़ नहीं होती। इस वजह से वे अपनी प्रोड्यूस को लंबे समय तक सेफ नहीं रख पाते। हर साल लगभग 15 से 30% तक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बारिश या चूहों की वजह से या प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से ख़राब हो जाती है। थर्ड है डिस्ट्रेस सेल। इंडिया के ज़्यादातर फार्मर्स इकोनॉमिकली वीक हैं। ठीक है, और उन्हें तुरंत पैसों की ज़रूरत भी होती है अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। इसके अलावा कई फार्मर्स के पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी नहीं होती। उन्हें डर रहता है कि अगर फसल को ज़्यादा समय तक रखा गया तो वो ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, क्या हो जाता है ना कि वो ये सोचते हैं कि अगर स्टोरेज तो है नहीं, अगर वो अपने पास ज़्यादा समय तक सामान रखेंगे तो शायद वो ख़राब ना हो जाए। इसलिए दूसरा, जब वो ये देखते हैं ना कि उनके प्रोड्यूस का सही पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो वो घबरा जाते हैं और जो पैसा उनको मिल रहा होता है ना, जिस प्राइस पर लोग बेचने के लिए कहते हैं वो उसी पर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसी मजबूरी में कम प्राइस पर प्रोड्यूस बेचने को हम डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। फोर्थ है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। कई रूरल एरियाज़ में अच्छी रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती। इस वजह से फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को बड़े मार्केट्स या मंडी तक नहीं ले जा पाते। ऐसी सिचुएशन में उनके पास गांव के आसपास मौजूद लोकल ट्रेडर्स को ही अपनी प्रोड्यूस बेचने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। इसका फ़ायदा ट्रेडर्स उठाते हैं और किसानों को अक्सर कम प्राइस पर अपनी प्रोड्यूस बेचनी पड़ती है। फिफ्थ है लॉन्ग चेन ऑफ मिडिलमैन। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच कई मिडिलमैन या इंटरमीडियरीज होते हैं। हर मिडिलमैन अपना प्रॉफिट जोड़ता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि कंज्यूमर ज़्यादा प्राइस चुकाता है, लेकिन फार्मर को उसकी प्रोड्यूस का पूरा प्राइस नहीं मिल पाता। सिक्स्थ है लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। कई फार्मर को समय पर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस नहीं मिल पाता। इस वजह से उन्हें मनी लेंडर या ट्रेडर से लोन लेना पड़ता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है।
बाद में लोन चुकाने के लिए उन्हें अपनी प्रोड्यूस उन्हीं ट्रेडर्स को उनकी शर्तों पर कम प्राइस में बेचनी पड़ती है। सेवेंथ है लैक ऑफ ग्रेडिंग। कई फार्मर्स ग्रेडिंग पर ध्यान नहीं देते, वे अच्छी और ख़राब क्वालिटी के प्रोड्यूस को अलग अलग नहीं करते। इस वजह से अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस का भी सही प्राइस नहीं मिल पाता है उन्हें। एट्थ है लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। कई फार्मर्स को अलग अलग मार्केट में चल रहे प्राइसेस, डिमांड और मार्केट ट्रेंड की सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इस जानकारी की कमी की वजह से वे अक्सर अपनी प्रोड्यूस कम प्राइस पर बेच देते हैं, जबकि किसी दूसरे मार्केट में वही प्रोड्यूस ज़्यादा प्राइस पर बिक रही होती है। ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस। कई फार्मर्स को गवर्नमेंट के थ्रू शुरू की गई मार्केटिंग फैसिलिटीज़, एमएसपी, रेगुलेटेड मार्केट्स, वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज, ई नाम और दूसरी एग्रीकल्चर स्कीम की पूरी जानकारी नहीं होती। अवेयरनेस की कमी की वजह से भी ये जो सर्विसेज हैं वो उनका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते और बेहतर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ से मतलब वो रह जाते हैं, क्या बोलना चाहिए, डिप्राइव्ड रह जाते हैं। नेक्स्ट है नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इन जो सभी प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से किसानों को उनकी मेहनत का सही प्राइस नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी हो गया ताकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड, ट्रांसपेरेंट और फार्मर फ्रेंडली बनाया जा सके। अब देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम किसानों को किस प्रकार से हेल्प करती है। इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं हम। एक ऑर्गेनाइज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम किसानों की इनकम बढ़ाने, उन्हें बेहतर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट क्या है, इंश्योर्स फेयर प्राइस एंड हायर इनकम। ये सिस्टम फार्मर्स को उनकी प्रोड्यूस का फेयर प्राइस दिलाने में मदद करता है। इससे उनकी इनकम बढ़ती है और उनकी इकोनॉमिक जो क्या बोलना चाहिए कंडीशन होती है वो मजबूत होती है। सेकेंड है सपोर्ट्स रूरल पुअर फार्मर्स। ये मेनली उन रूरल पुअर फार्मर्स पर ज़्यादा ध्यान देता है जिनकी फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम तक सस्टेनेबल एक्सेस नहीं होती। उन्हें भी बेहतर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। थर्ड है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल। ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेज, गोडाउंस, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स जैसी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं। इन सारी सर्विसेज की मदद से फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को सेफ रख सकते हैं और मार्केट प्राइस बढ़ने तक का इंतज़ार कर सकते हैं। इस तरीके से डिस्ट्रेस सेल से भी फार्मर बच सकते हैं। फोर्थ है प्रोटेक्ट्स फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ये सिस्टम मिडलमैन और इंटरमीडिएट्स के थ्रू होने वाले एक्सप्लॉयटेशन को कम करता है। ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की वजह से फार्मर्स को उनकी प्रोड्यूस का फेयर प्राइस मिलता है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कम होती हैं। फिफ्थ है प्रमोट्स ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग। ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेयर वेइंग, प्रॉपर ग्रेडिंग, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और रेगुलेटेड मार्केट्स को बढ़ावा देता है। इससे बायर्स और फार्मर्स दोनों के बीच ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बढ़ जाता है। अब तक हमने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की प्रॉब्लम और चैलेंजेस के बारे में देख लिया है। अब सवाल आता है कि इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए। मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम में सुधार लाने के लिए कई इंपॉर्टेंट मेजर्स अडॉप्ट किए। इनका एम फार्मर्स को उनकी प्रोड्यूस का फेयर प्राइस दिलाना, एक्सप्लॉयटेशन से बचाना और पूरे मार्केटिंग सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाना था। आइए इन सभी मेजर्स को हम एक एक पॉइंट से समझ लेते हैं। फर्स्ट है रेगुलेटेड मार्केट्स। सबसे रेगुलेटेड मार्केट्स ऐसे मार्केट्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट और मॉनिटर किया जाता है। इन मार्केट्स में बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए रूल्स के अकॉर्डिंग होती है ताकि पूरा मार्केटिंग प्रोसेस फेयर, ट्रांसपेरेंट और ऑर्डरली बना रहे। इंडिपेंडेंस से पहले फार्मर्स को ट्रेडर्स और ब्रोकर्स के थ्रू फॉल्टी वेइंग मशीन्स, गलत अकाउंटिंग और अनफेयर प्राइसिंग जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। लेकिन रेगुलेटेड मार्केट्स बनने के बाद इन एक्टिविटीज़ पर गवर्नमेंट की निगरानी बढ़ी और फार्मर्स को ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस से काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिला। इसका फ़ायदा केवल फार्मर्स को ही नहीं बल्कि कंज्यूमर्स को भी मिला, क्योंकि पूरी मार्केटिंग सिस्टम पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बन गई। हालांकि आज भी कई रूरल एरियाज़ में रेगुलेटेड मार्केट्स की जो नंबर है वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इनके और डेवलपमेंट और ब्रॉडर इसको बनाने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स इसका फ़ायदा उठा सकें। सेकेंड है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब स्टेप रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने रोड, रेलवेज़, वेयर हाउसेज, गोडाउंस, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स जैसी सर्विसेज का डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ही अभी ध्यान दिया है। ये जो सर्विसेज हैं इनकी मदद से फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को सेफ रख सकते हैं और आसानी से बड़े मार्केट्स तक पहुंचा सकते हैं और बेहतर मार्केट कंडीशन का इंतज़ार भी कर सकते हैं जब उनके गुड्स का उनको सही प्राइस मिलने लगे। इससे स्टोरेज लॉस कम होता है, ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है और फार्मर्स को बेहतर प्राइस मिलने की भी चांसेस बढ़ जाती है। हालांकि बढ़ती डिमांड को देखते हुए आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार सुधार लाने की ज़रूरत है। थर्ड है प्रोविज़न ऑफ चीप इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के थ्रू फार्मर्स को चीप क्रेडिट प्रोवाइड कराने की
क्या बोलना चाहिए, अरेंजमेंट की है। ठीक है, इससे फार्मर्स को मनी लेंडर्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और वे कम इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकते हैं बैंक से। एज अ रिजल्ट उन्हें अपनी प्रोड्यूस को मजबूरी में कम प्राइस पर बेचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फोर्थ है प्रोविज़न फॉर ग्रेडिंग। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ग्रेडिंग को भी बढ़ावा दिया है। ग्रेडिंग के थ्रू अच्छी और ख़राब क्वालिटी के प्रोड्यूस को अलग अलग किया जाता है। इससे कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस मिलता है और फार्मर्स को उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग बेहतर प्राइस मिल पाता है। फिफ्थ है टाइमली एक्सेस टू मार्केट इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट ने फार्मर्स तक मार्केट इन्फॉर्मेशन टाइम पर पहुंचाने का जो अरेंजमेंट है वो भी कर दिया है। अब फार्मर्स जो है मार्केट प्राइसेस, डिमांड और मार्केट ट्रेंड की जानकारी आसानी से पता कर सकते हैं और सही समय पर अपनी प्रोड्यूस बेच सकते हैं। इससे उन्हें बेहतर प्राइस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिक्स्थ है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें कई फार्मर्स मिलकर अपनी मार्केटेबल सरप्लस प्रोड्यूस को एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के थ्रू बेचते हैं। इस सिस्टम में फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को अलग अलग बेचने के बजाय एक साथ पूल करते हैं और फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम से बेहतर प्राइस सामने वाले से लेने की कोशिश करते हैं। बाद में सेल प्रोसीड्स को हर फार्मर के जितना उसका कंट्रीब्यूशन होता है उसी हिसाब से उसको जो उसका शेयर बनता है उसको बांट दिया जाता है। अमूल जैसी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इसका एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्जांपल है, जिन्होंने गुजरात और देश के कई अन्य जो स्टेट्स हैं उसमें फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग ने किसानों को कई तरीके से फ़ायदा पहुँचाया है। वो क्या क्या है देखिए। पहला है, जब फार्मर्स मिलकर अपनी प्रोड्यूस बेचते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है और बायर से बेहतर प्राइस नेगोशिएट कर पाते हैं। सेकेंड है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ फार्मर्स की इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए क्रेडिट भी प्रोवाइड कराती हैं। थर्ड है, कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं, इसलिए फार्मर्स को तुरंत प्रोड्यूस बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे मार्केट प्राइस बढ़ने तक इंतजार कर सकते हैं और डिस्ट्रेस सेल से बच सकते हैं। चौथा है, जब कई फार्मर्स की प्रोड्यूस एक साथ ट्रांसपोर्ट होती है तो बल्क ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा चीप हो जाता है और आसान भी हो जाता है। नेक्स्ट है, लिमिटेशंस इसमें भी हैं। ठीक है, हालांकि कोऑपरेटिव मार्केटिंग के कई फ़ायदे हैं लेकिन इसके साथ भी लिमिटेशंस का हमें सामना करना ही पड़ता है। फार्मर मेंबर्स की पार्टिसिपेशन जो है वो अभी भी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ये है। सेकंड, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स और प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की कमी है। थर्ड है, कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट है हमारा, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। फार्मर्स के जो क्या बोलना चाहिए इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स भी शुरू किए। इसमें फर्स्ट है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट वीट, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस एक्सेट्रा जैसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए एमएसपी तय करती है। ये वो मिनिमम प्राइस होता है जिस पर गवर्नमेंट फार्मर से उनकी प्रोड्यूस खरीदने के लिए तैयार रहती है। इससे मार्केट प्राइस कम होने पर भी फार्मर्स को भी प्रोड्यूस का मिनिमम एश्योर्ड प्राइस मिल जाता है। देखिए, एमएसपी के थ्रू ना उनको श्योरिटी दी जाती है कि अगर आप चाहो तो मार्केट में बेच सकते हो, पर अगर आपका मार्केट में वो सेल नहीं हो रहा है ना गुड्स, तो आप गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ने एमएसपी फिक्स की है, उस प्राइस पर उन्हें बेच सकते हो। इससे फार्मर्स को नुकसान से बचाया जा सकता है। सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योरमेंट प्राइड पर वीट और राइस खरीद कर बफर स्टॉक तैयार करती है। अच्छे प्रोडक्शन वाले जो ईयर्स होते हैं उनमें ये स्टॉक बनाया जाता है और शॉर्टेज के समय इसका यूज़ किया जाता है। इससे मार्केट में सप्लाई बनी रहती है और प्राइसेस में क्या बोलना चाहिए स्टेबिलिटी बनाए रखने में ये मदद करती है। थर्ड है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू राशन शॉप और फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू वीट, राइस जैसी एसेंशियल कमोडिटीज़ मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर सोसाइटी के वीकर सेक्शन तक पहुंचाई जाती है। इस तरीके से जो पीडीएस होता है वो गरीब लोगों को सब्सिडाइज रेट पर ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं उनको प्रोवाइड कराने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू अपनाए गए ये जो सभी मेजर्स हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को ज़्यादा ऑर्गेनाइज, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो हमें आइडियाज़ हैं, जो ये तरीके हैं, उनसे फार्मर्स को बेहतर मार्केटिंग फैसिलिटीज़, फेयर प्राइसेस, क्रेडिट सपोर्ट, स्टोरेज, मार्केट इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन मिलता है। साथ ही कंज्यूमर्स को भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स फेयर प्राइस पर मिल जाते हैं। यही कारण है कि ये मेजर्स रूरल डेवलपमेंट को भी मजबूत बनाने में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स। अब तक हमने ये देखा है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम और उसमें गवर्नमेंट के थ्रू जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं उसके बारे में हमने देखा है, लेकिन टाइम के साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कुछ अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स भी डेवलप हुए हैं।
इसका जो एम है ना वो किसानों को बेहतर मार्केट एक्सेस, मिडिल मैन पर कम डिपेंडेंस और अपनी प्रोड्यूस को बेहतर प्राइस दिलाने पर है। ठीक है, ये जो अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स है उसको भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट। फार्मर्स मार्केट की शुरुआत इस मतलब आइडिया से के साथ की गई थी कि फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को सीधे कंज्यूमर्स को बेच सकें बिना किसी मिडिल मैन या इंटरमीडियरी के। जब किसान सीधे कंज्यूमर्स को अपने प्रोड्यूस बेचते हैं तो उनकी इनकम बढ़ने की जो चांसेस रहती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि बीच में कमीशन लेने वाले मिडिल मैन नहीं होते। इसी एम से फार्मर्स मार्केट की शुरुआत की गई ताकि मेनली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस मिल सके और उन्हें अपनी प्रोड्यूस का बेहतर प्राइस भी रिसीव हो। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में फार्मर मार्केट अलग अलग नामों से चलाए जाते हैं। जैसे अपनी मंडी, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में होती है। ठीक है, पुणे की हदपसार मंडी। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की रायतू बाज़ार, इसी तरीके की मंडी अलग अलग तरीके से चलाई जाती है। फिर है इन सभी फार्मर्स मार्केट का मेन एम किसानों और कंज्यूमर्स के बीच एक सीधा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना था, ताकि जो मिडिल मैन है वो बीच में फ़ायदा ना उठा सके। ठीक है, सेकेंड है अलायंस विथ नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में एक और नया बदलाव देखने को मिला, जिसे अलायंस विथ नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है। आज कई नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट या अलायंस करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीद रही हैं। इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कह सकते हैं। इन कंपनीज़ के थ्रू फार्मर्स को पहले से ही ये बताया जाता है कि किस प्रकार की जो क्रॉप है या किस क्वालिटी या कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है। कई बार ये कंपनीज फार्मर्स को हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइज़र, टेक्निकल गाइडेंस और एग्रीकल्चर इनपुट्स जो है वो भी प्रोवाइड कराती हैं। साथ ही वे पहले से तय किए गए प्री डिसाइडेड प्राइस पर फार्मर्स की प्रोड्यूस खरीदने का उनको क्या बोलना चाहिए, एक आश्वासन दे देती हैं। ठीक है, इस तरीके से फार्मर्स का प्राइस रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि उनकी प्रोड्यूस किस प्राइस पर बिकेगी। इसके अलावा फार्मर्स को एक बहुत बड़ा और एक सिक्योर मार्केट भी मिल जाता है, जिससे उसकी इनकम बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसे हम ई नाम कहते हैं। ठीक है, करंट टाइम में एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट और अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ई नाम। ठीक है, ये एक ऑनलाइन एग्रीकल्चर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। इसके थ्रू देश में जो अलग अलग रेगुलेटेड मंडीज़ हैं ना, उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। अब फार्मर्स अलग अलग मंडी के प्राइसेस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रोड्यूस को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट में बेच सकते हैं। इससे मार्केटिंग प्रोसेस अधिक नहीं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनती है, कंपटीशन बढ़ता है और फार्मर्स को बेहतर प्राइसेस मिलने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एट द एंड इसमें भी हम यही कह सकते हैं कि जो इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स हैं वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को ज़्यादा मॉडर्न, कॉम्पिटिटिव और फार्मर फ्रेंडली बनाते हैं। इसके थ्रू फार्मर्स को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, बेहतर प्राइसेस, कम मिडिल मैन का मतलब इंटरफेरेंस, एश्योर्ड बायर्स और नए मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़ाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। डाइवर्सिफिकेशन वर्ड से ही आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि बदलना। ठीक है, तो क्या है ना कि देखिए पूरी जो पॉपुलेशन है, जो रूरल पॉपुलेशन है, वो सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट नहीं हो सकती ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो उनके पास 6 महीने तक तो ग्रो करने का टाइम है, फिर नेक्स्ट सीज़न उनको नहीं करना रहता है। कोई भी रीज़न हो सकता है वो अपने खेत को खाली छोड़ना चाहते हों ताकि वो अपनी फर्टिलिटी रिगेन कर सके, या फिर उनके पास मीन्स ना हो, या फिर उनका वही क्रॉपिंग पैटर्न हो। ठीक है, तो इस वजह से उनको और भी तो कुछ काम चाहिए ना। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हमें यही बताती है कि एग्रीकल्चर के अलावा उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ भी हैं, उससे अदर एक्टिविटीज़ भी हैं जो रूरल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनको भी पढ़ लेते हैं। अब तक हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में तो डिटेल में समझ लिया है। अब हम इस चैप्टर को के अगले टॉपिक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। इसका मतलब है क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव करना, या फिर केवल फार्मिंग पर डिपेंड रहने के बजाय एग्रीकल्चर से जुड़े अलाइड एक्टिविटीज़ या नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की ओर जाना। ठीक है, यानी इनकम कमाने के लिए सिर्फ खेती पर डिपेंड ना रहकर दूसरे सोर्सेज भी अपनाना। इसकी नीड क्यों है ना, ऑब्जेक्टिव या एम क्या है, इसका देख लेते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया की इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है और रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर लोग फार्मिंग पर ही डिपेंड करते हैं। लेकिन सिर्फ फार्मिंग पर डिपेंड रहना हमेशा सेफ़ नहीं हो सकता ना, क्योंकि कई बार कम बारिश, बाढ़, सूखा या पेस्ट की वजह से या मार्केट प्राइस में गिरावट जैसी जो सिचुएशंस होती हैं, उस वजह से फार्मर्स की इनकम जो होती है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में पूरे साल तो काम भी नहीं मिलता, जैसा कि मैंने बताया था, है ना।
इसमें क्या होता है, जो इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें मेन 2 सीज़न की तरीके से क्रॉप्स लगाई जाती हैं। एक होता है खरीफ क्रॉप और दूसरा होता है रबी क्रॉप। आप जानते ही होंगे, आपने 10th में पढ़ा होगा। खरीफ क्रॉप को रेनी सीजन क्रॉप भी कहा जाता है। इनकी सोइंग जो होती है, मतलब इसमें जो बीज लगाए जाते हैं वो ज़्यादातर जून से जुलाई में मानसून शुरू होने के साथ होती है और हार्वेस्टिंग सितंबर से अक्टूबर के बीच की जाती है। इसमें जो मेन है, राइस, मेज़, कॉटन, सोयाबीन और ज्वार जैसे क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप को विंटर सीजन क्रॉप कहा जाता है। इसकी जो मतलब बीज लगाने का टाइम रहता है वो होता है अक्टूबर नवंबर और हार्वेस्टिंग इसकी मार्च अप्रैल में की जाती है। ठीक है, तो ये वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पीज और बार्ले इसके एग्जांपल्स हैं। कई एरियाज़ में खासकर जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ सफिशेंट नहीं होती है, वहाँ खरीफ सीजन के बाद लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है ना। ठीक है, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत महसूस हुई ताकि जो रूरल पीपल हैं उनको पूरे जो ईयर है वो एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, इनकम के नए सोर्सेज बने और वे केवल जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर ही डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, या मतलब फार्मिंग पर डिपेंडेंट ना रहें। इसका बेनिफिट्स भी देख लेते हैं हम। ठीक, सबसे पहला क्या है, ये केवल फार्मिंग पर डिपेंडेंस को कम करता है। अगर किसी साल फसल ख़राब हो जाए तो मार्केट प्राइस कम हो जाए तो दूसरे एक्टिविटीज़ से इनकम जनरेट की जा सकती है। सेकंड है, इससे फार्मर्स को एडिशनल इनकम सोर्सेज मिलते हैं जिससे उनकी टोटल इनकम बढ़ जाती है। थर्ड है, डाइवर्सिफिकेशन पूरे साल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। जब फार्मिंग का सीज़न नहीं होता तब लोग डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर या दूसरे रूरल बिजनेसेस से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। फोर्थ है, इससे फार्मर की इनकम ज़्यादा स्टेबल बनती है और लाइवलीहुड ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि इनकम केवल एक ही सोर्स पर डिपेंड नहीं रहती है ना। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इसको 2 मेन टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब है क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव करना, यानी फार्मर्स केवल एक ही क्रॉप लगाने की बजाय अलग अलग क्रॉप्स लगाते हैं। इससे सॉइल फर्टिलिटी बनाए रखने या रिस्क कम करने और इनकम बढ़ाने में मदद मिलती है। और सेकंड क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। इसका मतलब है कि लोग केवल फार्मिंग जो है उसी तक लिमिटेड नहीं रहते बल्कि अलाइड एक्टिविटीज़ और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को भी अपनाते हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, बी कीपिंग, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग या दूसरे रूरल बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं। इससे फार्मर्स को पूरे साल इनकम के अलग अलग सोर्सेज मिलते हैं और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती है। अब इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से ये हमको फ़ायदा पहुंचाता है। कहाँ गया, वेट अ मिनट ना, आई थिंक आई हैव मिस्ड समथिंग। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं कि वेट अ मिनट। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब वही है कि मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम अपनाया जाए। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट है चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव करना, जैसा कि हम जान ही रहे हैं। यानी जो केवल फूड ग्रेन्स होता है ना, उसको लगाने के बजाय कैश क्रॉप और दूसरी प्रॉफिटेबल क्रॉप की भी खेती करना। ठीक है, इससे फार्मर की इनकम बढ़ाने में मदद मिल जाती है। सेकंड है फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। डाइवर्सिफिकेशन का एक एम सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की ओर बढ़ना भी है, यानी केवल अपने परिवार की ज़रूरत पूरी करने के लिए खेती करने के बजाय मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग खेती करना, ताकि प्रोड्यूस बेचकर ज़्यादा इनकम अर्न की जा सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट है रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन 1 और 2 क्रॉप्स। अगर फार्मर केवल एक ही क्रॉप पर डिपेंड रहेगा और किसी वजह से वो क्रॉप ख़राब हो जाए तो पूरी इनकम जो है होती है वो बुरी तरीके से इफेक्टेड होगी। लेकिन मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम में अलग अलग क्रॉप्स लगाई जाती हैं जिससे रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। फोर्थ है इनकरेजेस कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। डाइवर्सिफिकेशन फार्मर्स को अलग अलग क्रॉप की खेती करने के लिए इनकरेज करता है। इससे मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है और इनकम भी बढ़ने लगती है। फिफ्थ पॉइंट है रिड्यूसेस प्राइस एंड वेदर रिस्क। कई बार किसी क्रॉप का मार्केट प्राइस अचानक कम हो जाता है या मानसून अच्छा नहीं होता। अगर फार्मर कई टाइप की क्रॉप उगा रहा है तो एक क्रॉप का नुकसान दूसरी क्रॉप से पूरा हो सकता है। इस तरह डाइवर्सिफिकेशन प्राइस फ्लक्चुएशन और मानसून फेलियर दोनों के रिस्क को कम करता है। सिक्स्थ पॉइंट है इंक्रीजेस फार्मर्स इनकम। जब फार्मर अलग अलग क्रॉप लगाते हैं तो उनके पास इनकम के भी कई सोर्सेज बन जाते हैं। इससे उनकी टोटल इनकम बढ़ती है और फार्मिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनती है। ये जो हमने कुछ कुछ टर्म्स पढ़े उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, फूड ग्रेन्स क्या होते हैं, वे ऐसी क्रॉप होते हैं जो मेनली ह्यूमन कंजप्शन यानी लोगों के खाने के लिए उगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे वीट, राइस, मेज़, पल्सेस। नेक्स्ट है कैश क्रॉप। ये ऐसी क्रॉप्स होती है जिन्हें मेनली मार्केट में बेचने के लिए उगाया जाता है, ना कि परिवार की ज़रूरत पूरी करने के लिए। ठीक है, इसका जो एम होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, जैसे कि नाम से ही पता है आपको, कैश क्रॉप है ना। इसके एग्जांपल है कॉटन, शुगर केन, कॉफ़ी, टी, जूट, टोबैको। देन है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें फार्मर सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरत पूरी करने के लिए ही खेती करता है।
इसमें मार्केट में बेचने के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी सरप्लस प्रोड्यूस नहीं बचता है। वहीं कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स मेनली मार्केट में बेचने और प्रॉफिट कमाने के लिए लगाई जाती हैं। ठीक है, सेकंड जो था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, इसको भी हम देख लेते हैं। इसका ये मतलब है कि केवल फार्मिंग पर डिपेंड रहने के बजाय एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को भी अपनाना। आज एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन सभी लोगों को पूरे साल फार्मिंग में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है ना। इसलिए लोगों को दूसरे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट से हम देख लेते हैं, क्रिएट्स अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फार्मर्स को इनकम के नए सोर्सेज मिल जाते हैं। अगर फार्मिंग से इनकम कम हो जाए तब भी दूसरी एक्टिविटीज़ से अर्निंग जारी रहती है। सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ लोगों को दूसरे पूरे साल एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड करती हैं। इससे जो इनकम होती है ना वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। थर्ड पॉइंट है प्रमोट्स नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। इसमें लोग केवल खेती तक सीमित नहीं रहते, मतलब सिर्फ क्या बोलना चाहिए, फार्मिंग एक्टिविटीज़ तक नहीं रहते ना, बल्कि फूड प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, टूरिज्म, लेदर इंडस्ट्री, स्मॉल बिजनेस जैसी एक्टिविटीज़ भी अपनाते हैं। इससे रूरल इकोनॉमी मजबूत होती है। फोर्थ पॉइंट है इनकरेजेस रूरल इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफिकेशन। ट्रेडिशनल हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जैसे पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, बैम्बू क्राफ्ट, ये सबको भी बढ़ावा देता है। इससे रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। फिफ्थ पॉइंट है रिड्यूसेस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। जब कुछ लोग दूसरे सेक्टर में काम करने लगते हैं तो एग्रीकल्चर पर पॉपुलेशन और एम्प्लॉयमेंट का प्रेशर कम हो जाता है। इससे अवेलेबल रिसोर्सेज का बेहतर यूज़ हो पाता है। सिक्स्थ पॉइंट है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इनकम के अलग अलग सोर्सेज बनने से रूरल फैमिलीज़ की अर्निंग बढ़ती है, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर होता है। एट लास्ट, डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आज के टाइम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरत बन चुकी है। अगर सभी लोग केवल एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर एम्प्लॉयमेंट का प्रेशर लगातार बढ़ जाएगा और सभी लोगों को पूरे साल काम मतलब काम मिलता रहे तो बहुत मुश्किल होगा ना। लेकिन जब फार्मर्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्टिव डाइवर्सिफिकेशन दोनों को अपनाते हैं तो इनकम के नए सोर्स बनते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, फार्मिंग का रिस्क कम होता है, रूरल इकोनॉमी भी मजबूत होती है। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन केवल एक ऑप्शन नहीं बल्कि सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट और फार्मर्स की बेहतर इनकम के लिए एक ज़रूरी स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम नॉन फार्म प्रोड्यूस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन स्टडी हार्ड एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।